हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से दोस्तों मैं जावेद फारूकी आपके सामने प्रीलिम्स 2023 में इतिहास खंड के 18 से 20 प्रश्नों की सटीक रणनीति पार्ट 2 लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी की जर्नी पर पूरी शक्ति और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं जावेद फारूकी दोस्तों आप लोगों का अनअकैडमी इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से इतिहास प्रीलिम्स 2023 के इतिहास खंड के 18 से 20 प्रश्नों की रणनीति पे लेकर के आपके सामने मैं पार्ट 2 में मैं कुछ और बातों पे चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ, चूँकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो दोस्तों जानना ज़रूरी है कि बच्चे किनके साथ क्लास कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है, सॉरी, जैसा दोस्तों ये देख पा रहे हैं मेरा नाम जावेद फारूकी, ये अनअकैडमी पर मेरी पोजीशन है। मैं वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। आई हैव 10 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus elections. And I am expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं एक बार आपको फिर से कोर्स के बारे में 1 मिनट में बता करके मैं सीधे कोर्स पे आता हूँ दोस्तों। जैसा दोस्तों पता है कि आपका यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा बस 2-3 दिन और बाकी है और इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको ये भी पता है कि लगभग दोस्तों 18 से 100 प्रश्न जो जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं उसमें करीब 18 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से दोस्तों पूछे जाते हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ने पर अगर उतारू हो जाए, अगर ठीक से अगर आप लोग पढ़ने पे आ जाए तो, और अगर कंप्लीट हिस्ट्री और अगर उसको सही डायरेक्शन या सही स्ट्रेटजी बना करके करना पड़ जाए तो दोस्तों मैं बताऊं तो कई साल आपके लिए कम पड़ जाएगा इतिहास पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों यूपीएससी आपसे हिस्ट्री की प्रिपरेशन में जो सिलेबस में हिस्ट्री के बारे में बताई गई है उसकी अपनी एक सटीक रणनीति, सटीक स्ट्रेटजी की डिमांड करती है। और अगर आपने उस तैयारी के रणनीति को और नब्ज को अगर आपने पकड़ लिया तो आप आसानी से दोस्तों 18 से 20 प्रश्नों में से आप कम से कम 15-16 प्रश्न दोस्तों आसानी से आप सही कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो खैर ऐसे पूछे ही जाते हैं जो कि दिमाग खराब करने के लिए होते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, चूंकि आपको 100 क्वेश्चन में केवल 48 से 50 क्वेश्चन में ही आपकी मेरिट बनती है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप यानी कि 50% या 48% में ही अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, ऐसे में दोस्तों अगर आप 18 क्वेश्चन में से अगर आप 15-16 प्रश्न कर पाते हैं या 20 प्रश्नों में से 15-16 प्रश्न अगर आप कर पाते हैं तो ये लगभग आपके लिए 80% के ऊपर है दोस्तों। तो मैं आपको आज उस सटीक रणनीति पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले भी एक सेशन में मैंने इस प्रश्नों की सटीक रणनीति के बारे में बात कर ली है, लेकिन आज फिर हम लोग दोस्तों इस पर बात करेंगे जिसको आप फॉलो करके आप आसानी से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले सेशन में मैंने आपसे चूंकि दोस्तों हिस्ट्री में 4 सेगमेंट होते हैं, आपको पता है कि एक हिस्ट्री दोस्तों प्रीलिम्स में 4 सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक दोस्तों एंशिएंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ मिडिवल से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इनमें से लगभग 8 प्रश्न दोस्तों जो है वो 7 से 8 प्रश्न जो होते हैं वो एंशिएंट से होते हैं, 2 से 3 प्रश्न दोस्तों जो होते हैं वो मिडिवल से होते हैं, 3 से 4 प्रश्न दोस्तों जो होते हैं वो आपके कल्चर से होते हैं और लगभग 8 से 10 प्रश्न दोस्तों जो है वो मॉडर्न से होते हैं। आप उसी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि लगभग 7, 2, 9, 3, 11, 8, 19, 20 लगभग दोस्तों 18 से 20 प्रश्न दोस्तों लगभग पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है, देखिए वैसे तो दोस्तों सारे ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 7 से 8 प्रश्न एंशिएंट से हैं, मिडिवल से 2 से 3 प्रश्न हैं या 3 से 4 भी हो जाते हैं कभी कभी। आर्ट एंड कल्चर से लगभग 3 से 4 प्रश्न और मिडिवल से 8 से 10 प्रश्न, मॉडर्न से 8-10 प्रश्न। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको एंशिएंट और मिडिवल में
कि सटीक रणनीति के बारे में और किन एरियाज पर आपको इस समय में, जबकि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के किन टॉपिक्स को और किस तरह से अगर आप पढ़ें तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकें, तो इसके बारे में एक क्लास में पहले बता चुका हूं, जिसको आई बटन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे आज की क्लास में आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन कैसे करें और मॉडर्न हिस्ट्री की कैसे तैयारी करें और किस एरियाज को दोस्तों अंतिम समय में हम लोग तेजी से देखते चलें, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर कर पाए। तो पहले हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, जहां तक कला और संस्कृति की बात है, प्रारंभिक परीक्षा में जो ट्रेंड देखने को मिलता है पिछले 10-15 वर्षों का, 10 वर्षों का कम से कम, तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ से करीब 3 से 4 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों इन 3 से 4 प्रश्नों की तैयारी के लिए हमें किन किन तरीके के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में के प्रश्नों को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है उसमें ये होता है कि सबसे पहले दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, मतलब जो 3 से 4 प्रश्न अगर आपने पहले से काफ़ी डिटेल में आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई नहीं की है और आपको एग्जाम आपके सर पे है, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स के अलावा कला और संस्कृति के प्रश्न, कला एवं संस्कृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहां तक कला की बात है, कला में दोस्तों 7 कलाएं होती हैं। वो है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, संगीत, नृत्य और नाट्य कला, इसको मैं एक ही साथ रख देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों शिल्प कला। इतनी कलाओं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 7 कलाएं आपके सामने दिख रही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 कलाएं दोस्तों हमको दिख रही हैं, इसको आप इस तरह से पढ़ें कि दो स्टडी दोस्तों आपको ध्यान रखें कलाओं को पढ़ने में। एक तो आप जो इसमें जो करंट अफेयर्स में जो किसी वजह से चर्चा में रहा है इन कलाओं में से, उनको ज़रूर आप डिटेल में स्टडी करें दोस्तों, उनको ज़रूर आप डिटेल में स्टडी करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी वजह से इस साल जैसे कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कोणार्क सन टेम्पल चर्चा है दोस्तों। इसके अलावा जो है जगन्नाथ मूर्ति, जगन्नाथ मंदिर चर्चा में है। इसके अलावा दोस्तों मोढेरा का सन टेम्पल चर्चा में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर चर्चा में है। ओके, तो इन सारी बिल्डिंग्स को दोस्तों आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं। किसी न किसी वजह से ये इस साल न्यूज़ में रहे हैं, तो आप इन्हें करना क्या है कि दोस्तों जो करेंट अफेयर्स में रहे हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं, आप उनको डिटेल में दोस्तों, उनको जो भी कंटेंट आपके पास है, जो नोट्स है आपके पास है, जो किताब है या जो रेफरेंस है या नेट पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उससे आप इनको डिटेल में पढ़ करके एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसे आप अच्छे से तैयार करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करें तो देखिए एक प्रश्न दोस्तों 2022 में पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट का उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2022 का क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों देखिए खुद ब खुद ये बता रहा है कि प्रश्न करंट अफेयर्स का है, क्योंकि यहाँ पे 2022 में प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल में जो कि स्थित है वहाँ पे एक नया सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था। इसके अलावा दोस्तों सोमनाथ मंदिर एक और वजह से भी न्यूज़ में था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को एक पब्लिक टूरिस्ट प्लेस माना गया था। गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों उसको पब्लिक टूरिस्ट प्लेस रिकॉग्नाइज किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे जो लोग भी दान ग्रहीता होंगे, जो लोग भी यहाँ पे डोनेशन करेंगे, उनका डोनेशन पे एटीसी 10D यानी कि वो के दायरे में आएगा, यानी कि वो इनकम टैक्स फ्री होगा दोस्तों, इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा, और वो सारा दान जो है दोस्तों इनकम टैक्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस वजह से भी न्यूज़ में था और इस वजह से भी न्यूज़ में है कि सोमनाथ मंदिर में एक नए सर्किट का उद्घाटन किया गया था। तो ऐसे दोस्तों जो चीज़ें भी न्यूज़ में रहे उनको आप ज़रूर डिटेल में एक बार पढ़ लें, है ना, उनको डिटेल में आपके पास जो भी सोर्सेज हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक और दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, मुरैना के पास समीप स्थित 64 योगिनी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों करंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 में दोस्तों इसको एक हिडन टेम्पल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, और इसलिए दोस्तों जो है न्यूज़ में इसलिए चर्चा में रहा काफ़ी, और इसीलिए दोस्तों 2021 में इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया और इसको काफ़ी डिटेल में गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो तरीका यह है कि आप सारी बातों को डिटेल और गहराई में पढ़ें। उससे सबसे अच्छा यह है कि जो बातें
या जो जो घटनाएं दोस्तों करंट अफेयर्स में चर्चा में हैं उनको आप डिटेल में और गहराई में पढ़ें, आपको 100% वहां से प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा अजंता गुफाएं बाघोरा 2021 में दोस्तों अजंता गुफाएं क्यों चर्चा में है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि 2021 में अजंता गुफा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया में 2021 में 17 मार्च 2020 में, चूंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कम से कम 1 ईयर के पूछे जाते हैं। तो 17 मार्च 2020 में देखिए लिखा हुआ अजंता एलोरा केव्स अदर मॉन्यूमेंट्स क्लोज फॉर टूरिस्ट। यानी कि दोस्तों इस मंदिर को, यानी कि इस अजंता केव को, इस मॉन्यूमेंट को टूरिस्ट के लिए दोस्तों कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, इसलिए न्यूज में था। न्यूज में होने की एक और वजह भी थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो दी गई है इस मंदिर को, वहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा का भी रेवेन्यू इसके ऊपर दोस्तों बाकी था, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी, देता था दोस्तों। और उसकी वजह से भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको कई तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसलिए भी दोस्तों ये मंदिर जो है न्यूज़ में रहा, ये मॉन्यूमेंट न्यूज़ में रहा, और इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी। तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में कि किस टाइप के क्वेश्चन किस साल में कब कब पूछे जाएंगे। ओके, तो एक बात दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बात तो तय हो गया। दूसरे दोस्तों जो स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि स्थापत्य कला के प्रश्नों को कम से कम उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें, उन मॉन्यूमेंट्स को जरूर पढ़ लें जो दोस्तों यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड हैं दोस्तों। जो भारत के ऐसे सारे स्थल जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दोस्तों जो लिस्ट है उसमें जो लिस्टेड किए गए, जो सूचीबद्ध किए गए हैं, उन स्थापत्यों को जरूर डिटेल में गहराई में एक बार आप पढ़ लें। एग्जाम्पल के तौर पे कोणार्क सन टेम्पल है जगह, और आपका जो दोस्तों जो है मंदिर तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है। ओके, इसके अलावा ताजमहल है, इसके अलावा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है। ओके, तो ऐसे जितने, हुमायूं का मकबरा है, ऐसे दोस्तों जितने भी स्थापत्य कला से संबंधित जो, चाहे वो प्राचीन काल के स्थापत्य कला हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला हैं, जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दोस्तों लिस्टेड हैं, उनको आप जरूर एक बार डिटेल में पढ़ लें। क्यों लिस्टेड है, क्यों चर्चा में, क्यों दोस्तों उसको जो है इतनी ज़्यादा मान्यता दी गई है, उसको किसने बनवाया था, वो किस काल से संबंधित है, उसकी कौन कौन सी शैली है, ओके, उसमें कौन कौन से देवताओं का को जो है स्थापित किया गया है, ये सारी बातें डिटेल में, उसके सारे डायमेंशन अगर आप पढ़ लें तो वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। और अगर दोस्तों उंगलियों पर गिन करके देखें तो ऐसे स्थापत्य गिन करके दोस्तों जो है वो भारत में 10-12 हैं दोस्तों। उसमें से कुछ बौद्ध स्थापत्य हैं, कुछ मंदिर स्थापत्य हैं, और कुछ मुगल आर्किटेक्ट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट हैं। तो एक दोस्तों मूर्ति कला से संबंधित जो प्रश्न, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए एक शिल्प कला से, हाँ उसी तरीके से दोस्तों जो है वो एक बात ये होगी कि मूर्ति कला से संबंधित प्रश्न, सेम उसी तरीके दोस्तों चित्रकला से संबंधित भी प्रश्न होंगे, जो भी ये भी दोस्तों चित्रकला से संबंधित प्रश्न जो कि यूनेस्को में दोस्तों लिस्टेड है। जैसे अजंता एलोरा दोस्तों जो है यूनेस्को में लिस्टेड है इसकी चित्रकला, तो आप चित्रकला के प्रश्नों को भी आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, और ये सारे टॉपिक हमेशा चर्चा में रहते हैं। जो चित्रकलाएं, जैसे दोस्तों चित्रकला में हाँ कुछ कुछ दोस्तों जो है मुराल पेंटिंग है, कुछ मिनिएचर पेंटिंग है। तो जो दोस्तों मुराल पेंटिंग है, भारत की पुरानी भित्ति चित्रकलाएं हैं, जैसे जैसे दोस्तों आपकी प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग हो गई, भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग हो गई, या जो भी प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग है वो, या दोस्तों मुराल पेंटिंग यानी कि जो प्राचीन काल में दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग थी, जैसे अजंता एलोरा की पेंटिंग जो यूनेस्को में लिस्टेड की गई है, आप उनको जरूर डिटेल में एक बार पढ़ लें, वो आपके वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों जो लोक चित्रकला है, जो फोक आर्ट है, जो फोक पेंटिंग है, भारत के जो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई जो फोक पेंटिंग है, उस फोक पेंटिंग को दोस्तों कहीं कहीं जीआई टैग दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। जिन जैसे दोस्तों मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, जैसे तंजौर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो जिन पेंटिंग्स को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, उन पेंटिंग्स को भी कोशिश करें कि उनके बारे में डिटेल में पढ़ लें। उनसे संबंधित जो भी कंटेंट आपके पास नेट पे अवेलेबल हो, किताबों में अवेलेबल हो, नोट्स में अवेलेबल हो, उनको एक शॉर्ट नोट्स बना लें, उनको पढ़ लें, वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों भारत के कुछ संगीत, नृत्य और नाट्य कलाओं को भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। या कुछ दोस्तों संगीत को जो है वो कुछ जो प्राचीनतम संगीत जैसे ध्रुपद संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत है, कर्नाटक संगीत है, तो इनको हिंदुस्तानी संगीत जो जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है दोस्तों, उनके बारे में पढ़ लें, क्योंकि भारत में 2 ही शैली है, एक कर्नाटक शैली है, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लें।
हिंदुस्तानी संगीत की जो उप शैलियाँ हैं, जैसे टप्पा है, तराना है, आप दोस्तों दादर है, ठुमरी है ना, ये सब जो उसकी जो उप शैलियाँ हैं उनको आप एक बार पढ़ लें। कर्नाटक शैली की दोस्तों जैसे जाति स्वरम है, जो उप शैलियाँ हैं, इनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, ओके, इनके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लें। इनसे संबंधित कौन कौन से घराने हैं, ओके, कर्नाटक शैली की क्या विशेषताएं हैं, हिंदुस्तानी शैली की क्या विशेषताएं हैं, ध्रुपद शैली हिंदुस्तानी शैली का कैसे एक जो है दोस्तों उसका बेस है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। संगीत नृत्य और नाट्य में जो मैंने बताया कि दोस्तों इस संगीत नृत्य और नाट्य में जो स्थानीय शैलियां हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों में फैली हुई जो अलग अलग नाट्य और नृत्य संबंधित शैलियां हैं, उन शैलियों में किनको किनको जीआई टैग मिला है, या कोई शैली अगर किसी वजह से करंट टाइम में न्यूज में रही है, या कोई नाट्य किसी वजह से न्यूज में रहा है, तो अगर आपके न्यूज़पेपर या मैगजीन में अगर कोई चर्चा में रही है तो उसको डिटेल में एक बार पढ़ लें, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। सेम इसी तरीके दोस्तों शिल्प कला से भी संबंधित जो प्रश्न है शिल्प कला से दोस्तों संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ये भी काफी कुछ करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस बार दोस्तों इस बार जो आपका एक बेल मेटल पेंटिंग, बेल मेटल दोस्तों जो क्राफ्ट है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इस बार के एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए आ सकता है। तो दोस्तों शिल्प कला में भी देखिए, शिल्प कला में तो कई तरह की कलाएं होती हैं, जैसे जैसे दोस्तों वस्त्रों पर कढ़ाई, वैसे वस्त्र पे, लकड़ी पे, धातु पे, तीन आधार पे दोस्तों शिल्प कलाओं को बांटते हैं। तो वस्त्र से संबंधित जो होती है वो कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ये सब होता है। और उसी तरीके से दोस्तों अगर हम शिल्प कला में अगर लकड़ी की बात करें तो बहुत सारे दोस्तों वुड क्राफ्ट, इसके अलावा मिट्टी से संबंधित दोस्तों जो है बहुत सारे जो है वो टेराकोटा जो से संबंधित शिल्प कला बहुत फेमस है। और इसके अलावा दोस्तों जो है धातु से संबंधित भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ शिल्प कलाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। तो इन शिल्प कलाओं में से इन चार प्रकार की जो भी मैंने आपको कलाएं बताई, जो देश में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनको किसी वजह से न्यूज़ में रही है या जिनको जीआई टैग दिया गया है, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपका सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा और क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ से। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं जैसे शिल्प कला से संबंधित एक प्रश्न है, देखिए दोस्तों 2018 में पूछा गया है, कुतुबकुली शॉल। तो ये दोस्तों शॉल ये वस्त्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये वस्त्र शिल्प कला से संबंधित है। तो वस्त्र शिल्प कला में आप पुथुकुली शॉल देख सकते हैं, तमिलनाडु की परंपरा, सुजनी महाराष्ट्र, और उपद्दा जामदानी साड़ी कर्नाटका। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए वस्त्र शिल्प से पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आपसे धातु शिल्प पे दोस्तों कोई प्रश्न पूछ ले, या आपसे लकड़ी के शिल्प पे दोस्तों कोई जो है कोई प्रश्न पूछ ले, या दोस्तों मिट्टी के शिल्प पे कोई प्रश्न पूछ ले, है ना। तो ये चार प्रकार की कुल शिल्प भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों संस्कृति की बात करें तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये तो खैर कला के प्रश्न होंगे। अब जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं वो संस्कृति से संबंधित होते हैं। दोस्तों संस्कृति के प्रश्न, संस्कृति में दो चीजें आती हैं, एक है दोस्तों साहित्य और एक है दोस्तों धर्म दर्शन, और एक होता है दोस्तों विज्ञान। ओके, विज्ञान यानी कि दोस्तों जो है वो दो प्रकार के मतलब साहित्य, धर्म दर्शन और विज्ञान, ये संस्कृति से संबंधित प्रश्न होते हैं, और एक कला के प्रश्न होते हैं जिसमें 7 कलाओं की चर्चा होती है। तो संस्कृति में दोस्तों साहित्य, अच्छा धर्म और दर्शन को कुछ लोग मतलब आप एंशिएंट में भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग धर्म, पहले साहित्य में बात कर लेते हैं। तो साहित्य में दोस्तों जो प्राचीन काल के साहित्य हैं, प्राचीन काल के जो धार्मिक साहित्य है, जैसे वेद और वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, है ना, और पुराण, स्मृति ग्रंथ, इनसे संबंधित दोस्तों जो बातें हैं, जो आपको नोट्स में दिया गया है, जो बताया गया है, आप उनको पढ़ लें। इनमें से जिन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है या यूनेस्को में दोस्तों जो है शामिल किया गया है, जैसे वैदिक मंत्रों को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, तो वेद दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। उसी तरीके से अगर साहित्य में दोस्तों अगर कोई भाषा या कोई दोस्तों जो है प्राचीनतम भाषा किसी वजह से न्यूज़ में रहा है, उस भाषा से संबंधित साहित्यों को जरूर एक बार पढ़ लें। जैसे प्राचीन काल में दोस्तों संस्कृत साहित्य होता था और तमिल साहित्य होता था। संस्कृत और तमिल दो ही दोस्तों जो है वो क्लासिकल भाषाएं थी।
तो अगर किसी वजह से तमिल साहित्य किसी वजह से न्यूज़ में है, या तमिल साहित्य को दोस्तों अगर कोई पहचान दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई है, या संस्कृत को कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई है अगर न्यूज़ में है, तो प्राचीन काल के जो भी संस्कृत साहित्य हैं या जो तमिल साहित्य हैं, जो संगम साहित्य जिसे जो कहते हैं, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत साहित्य को आप दो हिस्सों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक धार्मिक साहित्य, सॉरी, एक धार्मिक साहित्य और एक दोस्तों जो है वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो आप धर्मनिरपेक्ष धार्मिक साहित्यों में आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए, आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें किन किन चीज़ों को टॉपिक मतलब बताया गया है, दिया गया है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में दोस्तों बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे राजनीति पे अर्थशास्त्र लिखी गई, इंडिका लिखी गई, विदेशी वर्णन दोस्तों बहुत सारे हुए। इसके अलावा भरत मुनि की नाट्यशास्त्र लिखी गई, जो संगीत और नाट्य पे लिखी गई किताब है। इसके अलावा दोस्तों व्याकरण पे लिखी गई किताबें हैं, जो जिसमें दोस्तों कुछ ज्योतिष पे लिखी गई किताबें हैं, जैसे गार्गी संहिता है, और दोस्तों जो है वृहद संहिता जैसी किताबें हैं। तो और मतलब इस तरह की जो किताबें हैं दोस्तों, जो अलग अलग विषयों पे लिखी गई हैं, या दोस्तों जो साहित्य पे लिखी गई किताबें, जैसे जैसे कालिदास की दोस्तों जो किताबें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। और अगर किसी वजह से न्यूज़ में है तो आप उनको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। धर्म दर्शन की जहाँ तक की बात है, धर्म एवं दर्शन की जहाँ तक की बात है, तो दोस्तों धर्म दर्शन को दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं। एक नास्तिक, एक दोस्तों आस्तिक धर्म, और एक नास्तिक, यानी कि दोस्तों हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो दोस्तों आस्तिक में जैसे आप वैदिक धर्म के बारे में आप एक बार पढ़ लें, वैदिक धर्म की विशेषताओं को, या वैदिक धर्म दोस्तों कब सनातन या हिंदू धर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, इनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं को दोस्तों पढ़ लें। जैसे कि शैव और वैष्णव धर्म के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। ओके, इनके जो है सारी विशेषताओं, जिनके भी उप संप्रदाय हैं, इनके उप संप्रदाय अगर पढ़ लें, किसी वजह से दोस्तों अगर ये न्यूज़ में रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे शैव के उप संप्रदाय में कापालिक, कालामुख, लिंगायत। वैष्णव के दोस्तों उप संप्रदायों में आप मान लें जैसे दोस्तों जो है सहजयान एक उप संप्रदाय है। तो आप इनको एक बार अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लें दोस्तों। नास्तिक संप्रदायों में आप कम से कम दोस्तों जैन और बौद्ध तो बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। देखिए आप इनको एशियंट हिस्ट्री में भी कंसिडर कर सकते हैं और आप प्राचीन भारत में भी कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इन नास्तिक संप्रदायों में जैन और धर्म के अलावा जो है कुछ दर्शन भी हैं। जैसे दोस्तों इस समय के एक चारवाक एक दर्शन है, तो चारवाक दर्शन पे भी एक बार स्टडी कर लें। उसी तरीके से आस्तिक संप्रदायों में कुछ और भी दर्शन है, जैसे वेदांत एक दर्शन है, तो वेदांत आप पढ़ लें। ओके, इसके अलावा आप सांख्य एक बार दोस्तों पढ़ लें, सांख्य पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे न्याय है, वैशेषिक है, न्याय है, वैशेषिक है, तो अगर इन दर्शन को दोस्तों एक बार आप पढ़ लेते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, मीमांसा, तो ये दोस्तों कुछ जो है आस्तिक संप्रदाय के दर्शन हैं। तो आप इनको स्वीकार कर सकते हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इन संप्रदायों को, इन दर्शन को, जो भी आपके पास कंटेंट है, अगर वहां से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, और अंतिम दोस्तों बचता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कला और संस्कृति में अंतिम बचता है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि जो प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल में दोस्तों जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे गणित के क्षेत्र में किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में किस प्रकार का डेवलपमेंट, रसायन के क्षेत्र में किस प्रकार का डेवलपमेंट, खगोलिकी के क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, उन सारी विशेषताओं को अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आप प्राचीन काल के इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करें तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लगभग सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आज की क्लास दोस्तों इतना ही करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे। कल बात करेंगे, कल की क्लास में, जिसमें आधुनिक भारत के प्रश्नों पर बात करेंगे कि कैसे दोस्तों आधुनिक भारत को कम से कम समय में पढ़ा जाए, जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके और कम से कम 8 से 10 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।